सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है वरदान बना अभिशाप। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का प्रवेश। इस पाठ में विज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई है। लेखक ने मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों की तुलना भस्मासुर को प्राप्त वरदान से की है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से विज्ञान के आने से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमारे संसार में पड़ रहे हैं। और लेखक ने मानव द्वारा किए गए जो वैज्ञानिक आविष्कार है उसकी तुलना किससे की है? भस्मासुर को जो प्राप्त वरदान था उससे की गई है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। पुराणों में एक कथा वर्णित है। भस्मासुर नामक एक असुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। महाराज, मुझे यह वरदान दे कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। तो बच्चों, पुरानी कथाओं में ये एक कथा वर्णित है जिसमें भस्मासुर नामक एक असुर था जिसने बहुत ही ज्यादा तपस्या की थी। और जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए थे तो शिव जी ने कहा था कि चलो, अब तुम कोई भी मुझसे वरदान मांग सकते हो और मैं उसे पूरा करूंगा। तो वो क्या मांगता है कि महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो वहीं पर क्या हो जाए? भस्म हो जाए, यानी कि वहीं पर मर जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर भस्मासुर फूला ना समाया, परंतु तभी उसके मन में दुर्बुद्धि उपजी। ऐसा वरदान पाकर उसने सोचा कि क्यों ना शिवजी पर ही इस वरदान की परीक्षा की जाए। अब शिवजी जो है उसको तथास्तु कह देते हैं, यानी कि उसे वो वरदान दे देते हैं। अब वरदान जैसे ही उसे मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके मन में एक आशंका आती है। तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इस वरदान का प्रयोग, यानी कि इस वरदान को मैं शिवजी जी पर आजमाऊं। तो हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि भस्मासुर जो है वो शिवजी जी से वरदान मांग रहा है और शिवजी जी उसे तथास्तु, यानी कि वो वरदान दे देते हैं। यह सोचकर भस्मासुर हाथ उठाए शिव जी की ओर लपका। उसके इरादे भांप शिव जी वहां से भागे। अब जैसे ही उसने सोचा कि अब मैं शिव जी के सर पर ही हाथ रख देता हूँ, फिर जैसे ही वो हाथ उठाता है तो शिव जी जो है वो उसके इरादे भांप लेते हैं, यानी कि उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो वरदान है वो उन्हीं के ऊपर देखने वाला है। तो इसलिए जो शिव जी है वो वहां से भाग जाते हैं। भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ा। मार्ग में शिवजी को विष्णु जी मिल गए। शिवजी ने उन्हें सारी बात बता दी। विष्णु जी ने शिवजी के पीछे दौड़े आते भस्मासुर को रोककर पूछा, असुर राज, कहाँ दौड़े जा रहे हो? अब जब भस्मासुर से भागकर शिवजी जी जा रहे होते हैं तो जो भस्मासुर है वो भी शिवजी के पास, यानी कि पीछे पीछे भागता है। फिर रास्ते में, यानी कि बीच मार्ग में उन्हें कौन मिलते हैं? विष्णु जी मिलते हैं शिव जी को विष्णु जी मिलते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? वो उन्हें सारी बातें बताते हैं। फिर विष्णु जी क्या करते हैं? भस्मासुर को रोकते हैं और कहते हैं, असुरराज, कहाँ दौड़े जा रहे हो? भस्मासुर ने शिवजी के वरदान की बात सुनाकर कहा, इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। विष्णु जी ने भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भोले हो असुरराज, कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के सिर पर हाथ रखने से ही वह भस्म हो जाए? लो, मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखता हूँ, आप तो भस्म नहीं हुए। अब आप अपने सिर पर हाथ रखें और वरदान की परीक्षा कर लें। फिर विष्णु जी क्या कहते हैं कि भला ऐसा भी कुछ होता है? वो भस्मासुर का हाथ उठाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी के सिर पे हाथ रख दे और वो वहीं पर भस्म हो जाए? लो, आप मेरे सिर पर हाथ रख लो, मैं तो भस्म नहीं हुआ। अब आप अपने सिर पर भी देख लो कि आप भस्म होते हो या नहीं, यानी कि अपने ऊपर ये वरदान की परीक्षा करके देख लो कि आप
भस्म हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। यह कहकर विष्णु जी ने फुर्ती से भस्मासुर का हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर हाथ रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया। उसका वरदान उसे ही ले बैठा। जैसे ही विष्णु जी कहते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी से भस्मासुर का हाथ उसी के सर पर रख देते हैं। फिर जैसे ही भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रख देते हैं तो वो वहीं पर भस्म हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है उसका जो वरदान है वो उसी को ले डूबा, यानी कि उसका जो वरदान है वो क्या बन गया, उसके लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि उसके वरदान से क्या हो गई, उसी की मृत्यु हो गई। तो ये थी बच्चों भस्मासुर और शिव जी की एक कहानी। तो इसी कहानी को किससे तुलना की गई है, आज के समय से तुलना की गई है। ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। विज्ञान का वरदान पाकर हम सब अपने साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हम भस्मासुर से कम मूर्ख नहीं हैं। हम विज्ञान के वरदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब जैसे भस्मासुर ने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया क्योंकि वो क्या था, मूर्ख था। तो वैसे ही आज के समय में लोगों के पास विज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान का वरदान पाकर लोग क्या कर रहे हैं, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो वरदान उन्हें मिला है विज्ञान के रूप में, वो उसे अच्छी चीजों में उपयोग ना करके बुरी चीजों में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 3 प्रकार के चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ लिखा गया है, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चित्र है, प्यारे नन्हे मित्रों, विज्ञान की निरंतर प्रगति का सर्वाधिक प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव विज्ञान की बढ़ती हुई प्रगति पर किसका पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर, यानी कि प्रकृति पर पड़ रहा है। पेड़ पौधे, नदियां, मौसम, पहाड़, सब में इन सबका प्रभाव पड़ रहा है। फिर दूसरा है, जरा सोचो, ऐसा ही रहा तो हमें एक दिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखना पड़ेगा। अतः हमको विज्ञान का उपयोग निजी स्वार्थों में करने से बचना होगा। अब अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे, तो ऐसे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने के लिए भी अपने साथ क्या लेके चलना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर चल रहा है। तो हमें निजी स्वार्थों से बचना पड़ेगा, यानी कि विज्ञान को अगर हम अपने निजी स्वार्थों के लिए उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसा विशेष ज्ञान है जिसके बल पर मानव प्रकृति के रहस्यों को खोज खोज कर उनकी सहायता से मनुष्य मात्र को सुख सुविधा के साधन जुटा सकता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मानव प्रकृति के रहस्यों को, यानी कि रहस्य यानी कि उनके बारे में छोटी सी छोटी बातों को जानकर हम खोज तलाश करके मनुष्य मात्र को सुविधाजनक यानी कि सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयले के रूप में धरती के नीचे छिपी अपार ऊर्जा राशि को प्राप्त कर मानव ने उससे रेलगाड़ी चलाई। इससे आने जाने में सुविधा हुई, समय की बचत हुई। कोयले से बिजली घर चलाए जिससे प्रकाश मिला, पंखों से ठंडक मिली और हीटरों से गर्मी। बिजली से अनेक उद्योग धंधों के लिए ऊर्जा भी मिली। उद्योग धंधों से जरूरत की चीजें प्राप्त हुई। अब जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि हमने विज्ञान का प्रयोग करके क्या किया, धरती के नीचे से कोयले की खोज की। अब वो जो कोयला है वो बहुत सारी चीजों में काम आने लगा, रेलगाड़ी में काम आने लगा, बिजली में काम आने लगा और पंखे वंखे चलाने में काम आने लगा। तो यानी कि हमने कोयले का अच्छा उपयोग किया। वो कैसे हो पाया, विज्ञान की सहायता से हो पाया। यह सब तो हुआ, परंतु मानव एक ओर तो इन सब पर निर्भर होता चला गया, दूसरी ओर उसका लोभ बढ़ता गया, उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती चली गई। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दूभर हो गया है। उससे ना गर्मी सहन होती है ना सर्दी। अब जब इन सब चीजों का आविष्कार हुआ तो इससे क्या हो गया कि अब जो इंसान है
वो थोड़ी दूर चलने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, बाइक का प्रयोग करते हैं। ना हमसे अब गर्मी बर्दाश्त होती है और ना ही ज्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है। अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, और अगर सर्दी लगती है तो हम क्या चला लेते हैं, हीटर चला लेते हैं। शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन से लोप होता जा रहा है। अधिकांश काम वह मशीनों से करने लगा है। मशीनों के डिजाइन में भी नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। अब वह पुराने को छोड़ नए के पीछे दौड़ता है। अब जो आजकल के लोग हैं वो क्या करने लगे हैं, शारीरिक परिश्रम कम करने लगे हैं, यानी कि अब उसका लोप होता जा रहा है। अधिकांश काम अब हम किससे करने लगे हैं, मशीनों से करने लगे हैं। मशीनों के डिजाइन बदलने लगे हैं। अब क्या हम करते हैं कि अगर हमारे पास एक एसी है, पुराना एसी है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम नया एसी लेंगे, इससे बड़ा एसी लेंगे। अगर छोटा टीवी है तो इससे बड़ा टीवी लेंगे। इस प्रकार की चीजें आजकल के जमाने में हो रही है। उसके लिए साधन जुटाता है और इन सब में उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है। बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया है। तनाव ने उसे तरह तरह की अनजानी बीमारियों का शिकार बना दिया है। अब हमें जो चीजें खरीदनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम धन जुटाते हैं, यानी कि पैसा जमा करते हैं। बिना पैसे के तो चीजें हम नहीं खरीद सकते, तो इसलिए अब पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बौद्धिक व्यायाम हमारा बढ़ जाता है। तो जिस कारण से क्या हो रहा है, हमारा मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव समाज में दो वर्ग उत्पन्न कर दिए हैं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन और सुख सुविधाएं हैं, वह और अधिक संग्रह करना चाहता है। दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। वर्ग भेद की यह खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का कसकर शोषण कर रहा है। तो बच्चों, विज्ञान के बढ़ने से क्या हो रहा है कि मानव समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गए हैं। एक वर्ग जिसके पास सुख सुविधाएं की सारी चीजें हैं, लेकिन वो फिर भी और ज्यादा चीजें खरीदना चाहता है, यानी कि उनका और भी ज्यादा संग्रह करना चाहता है। और दूसरे के पास बिल्कुल भी चीजें नहीं है और वो बेचारा, उसके पास ना तो वो चीजें आ पा रही हैं, और ये जो वर्ग की दूरी है वो और बढ़ती जा रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ग भेद देखने को मिल रहा है, और जो पहला वर्ग है वो दूसरे वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है। इससे संसार में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। अब लोग क्या करते हैं, अब जो दूसरा वर्ग है वो पहले वर्ग तक पहुंच नहीं पा रहा है, और जो पहला वर्ग है वो अपने वर्ग से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इससे संसार में क्या हो रहा है, वर्ग संघर्ष ज्यादा ही बढ़ रहा है। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की है। कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर अब प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव हो गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ गई है। वह जी तो रहा है, पर वह खोखला हो गया है। उसकी भूख मारी गई है, खाया पिया उससे पचता नहीं, सहन शक्ति उसमें बची नहीं। लोग बौने होते जा रहे हैं। अब गज भर की छाती वाले व लाल चेहरे वाले, बैल से पुष्ट कंधों और शेर की सी कमर वाले 6 फुटे नौजवान देखने को भी नहीं मिलते। जो हैं 10 वर्ष बाद वे भी नहीं रहेंगे। वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं और सुरक्षा तो देते हैं, किंतु हमारे भीतर के सामर्थ्य को क्षीण कर रहे हैं। अब विज्ञान ने औषध निर्माण बहुत ज्यादा किया है। अब कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर बाकी सभी बीमारियों का इलाज आजकल हो सकता है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बीमारियां तो कम हो रही हैं, बीमारियों का इलाज तो मिल रहा है, लेकिन उसकी भूख क्या है, वो मरती जा रही है, और खाया पिया उससे पचता नहीं है। यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं आजकल के, क्या होता है कि हम उसे पचा नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारे शरीर में खाना नहीं लग रहा है। इस वजह से जो हमारा शारीरिक विकास है वो हो नहीं पा रहा है। हम कैसे होते जा रहे हैं, बोने होते जा रहे हैं। अब जैसे पहले के समय में लोग कैसे दिखते थे, बिल्कुल छाती वाले अच्छे लोग दिखते थे, तंदुरुस्त, लेकिन आजकल के समय में ऐसे लोग देखना बंद हो गए हैं।
अब वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन हमें भीतर यानी कि अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। विज्ञान ने प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा ही छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का सारा प्रबंध गड़बड़ा गया है। मौसम बदल गया है, नदियों में बाढ़ आ जाती है या कहीं कहीं जल स्रोत ही सूख जाते हैं। दुर्लभ वन्य जंतुओं और कीट पतंगों का विनाश हो गया है। उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गए हैं। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। नदियों का जल दूषित हो गया है। वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इन सब बातों से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया है। तो बच्चों, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? विज्ञान का हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है। हमारा जो प्रकृति का संतुलन है वो क्या हो गया है? गड़बड़ा गया है। अब मौसम बदल गया है। अब आपने देखा होगा कि हमें जिस प्रकार से हमें ज्यादा सर्दी लगती थी, अब जो सर्दी है वो कम समय के लिए होने लगी है। अब जो गर्मी है वो बहुत ही जल्दी यानी कि फरवरी जनवरी में ही हमें देखने को मिलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मौसम का गड़बड़ है वो इस वजह से हो रहा है। अब जो बारिश है वो भी हमें किसी भी मौसम में देखने को मिल जाती है। अब हम बारिश का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि इस समय बारिश होगी, इस महीने में बारिश होगी। बारिश जो है वो कभी भी हो जाती है, ठंड कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी घट जाती है, और गर्मी भी बहुत समय तक यानी कि लंबे समय तक हमें देखने को मिलती है। तो ये किस कारण से हो रहा है? विज्ञान के कारण से हो रहा है। अब जो जड़ी बूटियां हैं जिससे हम खुद का इलाज करते थे वो भी अब क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो विज्ञान के कारण ही जो पर्यावरण का संतुलन है वो नष्ट हो गया है यानी कि खत्म होता जा रहा है। विज्ञान ने उद्योग धंधों को जन्म दिया। उद्योग धंधों ने प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की। नदियां अमृत समान नहीं रहीं और ना ही वायु प्राणदायिनी। कल कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। अब विज्ञान ने उद्योग धंधों में तो बहुत विकास किया है, यानी कि हमें विज्ञान की वजह से बहुत ज्यादा हमारे रोजगार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन उद्योग धंधों से क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है। अब जल प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैलता जा रहा है। अब जो नदियां यानी कि नदियों का जो पानी था, जो हमें अमृत समान लगता था, मीठा लगता था, वो भी अब अमृत समान नहीं रहा है। वो भी अब क्या होता जा रहा है? गंदा होता जा रहा है। अब कल कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे क्या हो रहा है? वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। तेल शोधक कारखाना हो या कीटनाशक दवाइयां बनाने का, अथवा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का, अथवा अन्य कोई उनके प्रयुक्त जल की निकासी का जो भी साधन हो, अंततः वह समीपस्थ नदी में आता है। तब यह जल ना पीने योग्य रहता है और ना ही इसमें मछलियों का जीवन सुरक्षित रहता है। इससे सिंचाई करने पर खेतों की मिट्टी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब जो नदियों का पानी है उसी से क्या होता था? खेतों की सिंचाई होती थी। अब वो पानी तेल शोधक कारखाने, कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखाने, इनसे जो गंदगी निकलती थी, जो चीजें निकलती थी, वो सारी किसमें जा रही हैं? वो नदियों में जा रही हैं, जिससे नदी का पानी क्या होता जा रहा है? दूषित होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, जिस कारण से जो हमारी मछलियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। जो नदियों का जल है वो भी दूषित हो रहा है, और जो नदियों में मछलियां हैं वो भी जीवित नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें भी स्वच्छ पानी चाहिए होता है, जो अब हमें नहीं मिल रहा है। और खेतों की सिंचाई के लिए भी नदी से पानी आता था, तो वो भी अब क्या होता जा रहा है? वो भी दूषित होता जा रहा है। यानी कि जो नदियों का पानी मिट्टी में जाता है तो वो मिट्टी को क्या कर रहा है? उस पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। दिसंबर 1984 में तो भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 3000 लोग मर गए और इससे भी कहीं अधिक लोग उससे प्रभावित हुए। एक कीटनाशक कारखाने की गैस रिसने से यह भयंकर दुर्घटना हुई थी। सन 1987 में रूस में
भी चिरिनोबिल नामक स्थान पर परमाणु संस्थान में एक भयंकरतम दुर्घटना होते होते बची। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं बताई गई हैं जो 1984 में भोपाल में हुई थी, जिससे क्या हुआ था कि वहां के लोगों को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। और वो बुरा प्रभाव किससे पड़ा था? कीटनाशक कारखाने की गैस से, यानी कि कीटनाशक कारखाने से क्या निकल गई थी? गैस निकल गई थी, जिससे कई लोग उस दुर्घटना के शिकार हो गए थे। और जो दूसरी दुर्घटना है वो कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तो ये जो दुर्घटनाएं हैं वो किस कारण हो रही है? विज्ञान के कारण हो रही है। यदि इस पर समय रहते काबू ना पाया जाता तो रूस सहित सारे यूरोप की खैर नहीं थी। कीटनाशक दवाओं के तथा उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है अथवा उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है। यानी कि जो हम कीटनाशक दवाई खेतों में डालते हैं उससे क्या हो रहा है कि कम से कम अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है और उसकी उत्पादन की क्षमता भी क्या हो गई है? बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिक साधनों के बल पर भूमि से 4-4 फसलें लेने का यह दुष्परिणाम है। यानी कि हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक साधनों, यानी कि वैज्ञानिक के जो साधन है जिससे हम खेती में उपयोग करते हैं, उसके कारण हम उसका 4-4 बार उपयोग करते हैं, उस जमीन का, उस खेत का। तो इसलिए इससे क्या हो रहा है? दुष्परिणाम बढ़ रहे हैं। यानी कि एक ही जमीन में हम 4-4 बार फसलें उगाते हैं। किंतु दोष विज्ञान का नहीं, स्वयं मानव का है। विज्ञान की चकाचौंध में वह इतना अंधा हो गया है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने भयंकर से भयंकर घातक हथियार बना लिए हैं। रात दिन चलने वाले कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों, जहाजों आदि से जो इतना धुआं निकल रहा है, उससे वायुमंडल में इतना कार्बन इकट्ठा हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी। तब जल प्रलय होते देर नहीं लगेगी और विज्ञान का यह वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। तो बच्चों ये जो चीजें हो रही है उसमें किसका दोष है? प्रकृति का तो दोष नहीं है। किसका दोष है? स्वयं मानव का है। क्योंकि वो हम लोग क्या करने लगे हैं? विज्ञान के चकाचौंध में हम इतने खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि उसका दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। अब हमने भयंकर से भयंकर बहुत सारे हथियार बना लिए हैं। रेलगाड़ियों से निकलता धुआं, हवाई जहाज से निकलता धुआं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? कुछ समय बाद जो पहाड़ों पर बर्फ है वो भी क्या होने लगेंगी? पिघलने लगेंगी। और जब वो बर्फ पिघलने लगेंगी तो जल प्रलय आने की संभावना हो सकती है। तब ये क्या होगा? तब हमारा जो विज्ञान का वरदान है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? अभिशाप बन जाएगा। क्योंकि अगर वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा गर्माहट होगी, गर्मी होगी, तो उससे क्या होगा? जो बर्फीले पहाड़ हैं वो पिघलने लगेंगे। अब वो पहाड़ पिघलेंगे तो वो पानी नदी में आएगा, वो नदियों का पानी बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा? सुनामी आने का खतरा हो सकता है। लगता है पुराणों में वर्णित भस्मासुर की कहानी ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दे दी थी कि विज्ञान द्वारा प्राप्त वरदान भयंकर अभिशाप भी बन सकता है। अतः उसके प्रयोग पर अंकुश लगाना जरूरी है। अतः मानव को चाहिए कि वह वरदान के रूप में प्राप्त विज्ञान का प्रयोग सोच समझकर करे, अन्यथा यह विज्ञान रूपी वरदान समस्त मानव जाति के लिए अभिशाप बन जाएगा। तो जो अभी हमने कथा पढ़ी थी, जो पुराणों में वर्णित है, तो उस कहानी से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि जो वरदान है वो अभिशाप बन सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? जो हमें विज्ञान का वरदान मिला है हम उसको अभिशाप बना रहे हैं हमारे लिए। हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हमने विज्ञान के प्रयोग पर, इतने अधिक प्रयोग पर अंकुश नहीं लगाया, यानी कि रोक नहीं लगाई, तो क्या होगा कि हम भी भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा विज्ञान का वरदान है वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो इसलिए हमें सोच समझकर विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।